नमस्कार। खुला आकाश के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, खुला आकाश में आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के उत्थान के विषय में। ये एक ऐसा विषय है दर्शकों जिसके कई पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, और किसी एक पहलू पे काम करके पूरे जो हमारा टारगेट है महिलाओं के उत्थान का उसे अचीव नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुआयामी पहलू जो है उसके हर पहलू पे वर्क करना होगा, तभी सही मायने में हमारे समाज में महिलाओं का उत्थान हो सकेगा, वो सशक्त हो सकेंगी। इस विषय के जो पहलू हैं, कैसे हम महिलाओं का सही मायने में उत्थान हो सकता है, कितना हुआ है, कितना काम करना बाकी है, इन तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मैं आपका परिचय करा दूं उनसे। हमारे साथ है आज हैं पिंकी कुमारी जी। पिंकी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। पिंकी जी सोशल सेक्टर में काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे तो इनका काम है ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ देखा समझा है। तो इस विषय के तमाम पहलुओं को आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि पिंकी जी मैं अभी दर्शकों को बता ही रही थी कि काफ़ी लंबा आपका एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में काम करने का। तो सबसे अहम और बेसिक सवाल तो यही उठता है महिलाओं के उत्थान के, अगर हम विषय की बात करें तो हमारे इंडिया में और ख़ास करके बिहार में क्या स्थिति है महिलाओं की, क्या परिप्रेक्ष्य जो हमारा है उसमें महिलाएं वाकई उत्थान की ओर बढ़ रही हैं? आपने जैसा अभी कहा कि अगर महिलाओं के उत्थान की बात करें, अगर हम उनकी स्टेटस की बात करें, तो जो कुछ इंडिकेटर बनाए गए हैं, कुछ जो उसका मापदंड रखा गया है, उसमें से जैसा आपने अभी कहा कि शिक्षा है, आर्थिक स्थिति है, स्वास्थ्य है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे सामाजिक पहलू की अगर हम लोग बात करें तो उसमें एजुकेशन स्टेटस की अगर हम लोग बात करें कि अच्छा ठीक है, बिहार में या भारत में महिलाओं का शैक्षणिक स्तर क्या है, सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि बिहार में 51% महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हैं, जो कंपेयर टू भारत जहाँ पे 68% है। इसमें से भी अगर हम लोग चले जाए दलित समुदाय में अगर हम लोग देखें तो केवल 30% महिलाएं ही शिक्षित हैं, जबकि पूरे भारत में 48% है। तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि बताते हैं कि उनकी जानकारी का स्तर कितना है, वो कितना अपने आप को और अपने से जुड़े हुए चीज़ों को वो जान पाती हैं या समझ पाती हैं। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें कि कितनी महिलाएं हैं जो कि स्नातक तक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर पाती है, तो आप देखेंगे कि केवल 11% महिलाएं, वो भी अर्बन शहरी क्षेत्रों में जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाती हैं, और 2.7% महिलाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हायर एजुकेशन ले पाती हैं। बहुत बड़ा फासला है। मतलब एक तो बिहार में जैसा बता रही हैं कि सिर्फ 11% महिलाएं हैं जो हायर एजुकेशन को प्राप्त कर पाती हैं, वो अर्बन क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये स्थिति वाकई सोचनीय है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे कि जो दूसरा पहलू आपने बोला, आर्थिक पहलू की अगर आप बात करेंगे, तो अभी जो जॉबलेस का जो ये स्तर जो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, और ख़ासकर 2 वर्षों में जब से कोविड आया, तो आप देखेंगे कि वैसे जॉब जहाँ पे जो महिलाएं केवल कर रही थी, जहाँ पे केवल महिलाएं आ रही थी, तो अभी क्या हुआ है, बहुत तेज़ी के साथ उन क्षेत्रों में भी पुरुष आने लगे। जब मार्केट में नौकरियों की कमी होने लगी तो पुरुष उन क्षेत्रों में आने लगे। और अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात आप करेंगे तो देखेंगे कि केवल अर्बन एरिया में 6.7% महिलाएं ही रोजगार किसी न किसी तरह के व्यवसाय में शामिल है या एम्प्लॉयड हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये और कम है, 2.7। यानी देखेंगे कि जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि वो बहुत बहुत पीछे है पुरुषों से, वो किसी कॉम्पिटिशन में ही नहीं है उनके साथ। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये महिलाएं कर क्या रही हैं कहाँ पे, तो ये महिलाएं जो है वो सबसे ज़्यादा 80% जो हमारी महिलाएं हैं वो महिलाएं डोमेस्टिक कामों में लगी हुई हैं, जिसको कि हमारे भारत में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानते हैं, हम और उनको देखते भी नहीं हैं वहाँ पे, वो उनका काम है ये कह करके, वो तो उनका रोज़ का काम है, इसमें नया क्या है। जबकि आप यूएस वगैरह में आप देखेंगे तो डोमेस्टिक एक्टिविटी को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मानते हैं, और वहाँ पर महिलाओं की स्थिति फार बेटर है हमारे भारत से और बिहार से। इसमें भी एक समय का एक आकलन किया गया कि आखिर 24 घंटे के फ्रेम में कितना प्रतिशत महिलाएं जो हैं वो अपने लिए जीती हैं या कुछ करती हैं। तो आप देखिएगा कि 19.5% जो समय 24 घंटे के फ्रेम में एक महिला का जो जाता है वो जाता है केवल दूसरों का टेक केयर करने के लिए।
अच्छा। और वहीं पे केवल पुरुषों का अगर देखा गया तो वो 2.5 था, और वो भी उनके अपने लिए। उसमें भी वो घर की देखभाल नहीं कर रहे थे, बच्चों को नहीं पाल रहे थे या किसी अपनों का ख्याल नहीं रख रहे थे, वो उनका अपना समय था, वो अपने लिए कर रहे थे। तो आप देखेंगे वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फासला है जहाँ पे, और ये जब उनका शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो उनका स्वास्थ्य है वो भी किसी की प्रायोरिटी नहीं है। जी बिल्कुल, है ना। जब तक वो किसी इमरजेंसी स्थिति में नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक उनको कोई अस्पताल ले जाने वाला नहीं है, या वो डिमांड भी नहीं कर पाती हैं कि मुझे लेके जाया जाए या मुझे ज़रूरत है उसकी। तो उस स्थिति में जो वो महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो बच्चा कमज़ोर है, फिर वो बच्चे का पूरा लालन पालन में उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो तैयार ही नहीं है उस तरीके से कि वो उस चीज़ को वो उठा सके या कर सके। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो 3 मुख्य बिंदु, अगर हम उसके स्टेटस का माने, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य का, तो ये तीनों बिंदु पे वो कहीं किसी कंपटीशन में नहीं है, और उनके स्टेटस को हम गिन ही नहीं सकते हैं। जी, यानी कि सामाजिक स्तर की बात की जाए, शैक्षिक स्तर की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, तो आंकड़े जो पिंकी जी बता रही थी वाकई ये दर्शाते हैं कि हम महिलाएं जो है काफ़ी पीछे छूटी हुई हैं। अर्बन क्षेत्र में अगर कुछ आंकड़े ठीक भी हैं नौकरी करने के या अपना व्यवसाय करने के, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी जो है वो सोचनीय है, दयनीय है। और उनमें भी जो 2% आप बता रही हैं कि जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती हैं, उनमें बेसिक तो उनका एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम होता है, तो कहीं ना कहीं वो घर गृहस्थी के काम के इर्द गिर्द ही उनकी ज़िंदगी घूमती है। वो आप अपने बारे में, अपनी उत्थान के बारे में वो बिल्कुल भी कहीं से उनकी सोच में भी नहीं आएगा कि हाँ मुझे भी आगे अच्छा करना है, मुझे भी सशक्त होना है। उनकी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से उसी इर्द गिर्द में गुजर जाती है। आप जैसा भी बता भी रही थी, और मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारी जो पिंकी जी हैं गेस्ट हमारी आज की, उनका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जैसा ये अभी बता भी रही थी कि यूएस में भी काफ़ी लंबे समय तक जो है इनको मौका मिला है जाके काम करने का, रहने का, देखने का, समझने का, वहाँ की स्थिति और हम इंडिया में जो बेसिक डिफरेंस आप क्या पाती हैं, क्या अंतर है, कहाँ हम पीछे छूट रहे हैं? देखिए, एक तो कोई वहाँ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, उनके बीच में कहीं कोई मुकाबला ही, औरतों की स्थिति को लेके आप कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक मुख्य जो जिसको प्रोडक्टिव एज कहते हैं 15 से लेके 29 वर्ष, वो 15 से लेके 29 वर्ष में आप देखेंगे कि विकसित देशों में महिलाएं जो है वो अपने कैरियर के बारे में सोच रही हैं, अपने लिए ज़िंदगी जी रही हैं, अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रही है। वहीं पे भारत जैसे देशों में क्या है, वो 15 से 29 वर्ष में हमारा सबसे पहले गार्जियन होने के नाते हम चाहते हैं जितनी जल्दी मेरी बेटियों की शादी हो जाए। हमारे लिए पढ़ाई या उसका कैरियर कहीं कोई वैल्यू नहीं रखता। शादी होने के तुरंत बाद होता है कि कितनी जल्दी वो अपना फर्टिलिटी प्रूफ करे और कितनी जल्दी वो माँ बन जाए, ताकि पता चल जाए समाज को कि भाई ये बांझ नहीं है, ये अपना घर परिवार चला सकती है, वो मिल गया। हाँ जी। 24 साल की उम्र आते आते उसके 4-5 बच्चे हो जाते हैं, और फिर वो जाकर के अपना बंध्याकरण करा करके पूरा अपना ज़िंदगी जो है वो, जहाँ पे बाहर के देशों में 24-25 साल में वो ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, अपने शादीशुदा लाइफ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, वहाँ हमारे यहाँ ये पूरी ज़िंदगी जी करके वो ख़त्म कर चुकी होती हैं। और जेंडर गैप जो बोलिएगा पुरुषों और महिलाओं के बीच में, वो इतना ज़्यादा है हमारे भारत में और बिहार जैसे राज्यों में कि कोई तुलना ही नहीं है उसकी। यहाँ पे महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक जो पहलू हैं या सामाजिक स्टेटस है, उसमें हम उनको कहीं नहीं गिनते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं है। जी, यानी कि सबसे बेसिक डिफरेंस और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो यही है कि हमारे यहाँ इंडिया में, बिहार या फिर कहिए बिहार में भी 15 से 29 साल जो कि महिलाओं के उत्थान में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, उन्हें सशक्त बनाने में, उन्हें स्वावलंबी बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब वो 15 साल की होकर अपनी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ने होती हैं, अपने कैरियर को एक दिशा देने के क्रम में होती हैं, तो हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि बच्चियों की शादी हो जाए और कुछ ही शादी के बाद कुछ ही बाद वो माँ बन जाए, तो उनकी ज़िंदगी जो विकास की ओर आगे बढ़नी चाहिए थी वो दिशा ही, ट्रैक ही बदल लेती हैं। तो ऐसे में महिलाओं के उत्थान के बारे में सोच पाना ये वाकई बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है, और हमें और आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो समय
पढ़ने लिखने का है, बच्चियों को शिक्षा देने का है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसे उन्हें पूरा करने दिया जाए। उनको ये समझने का मौका दिया जाए कि वो भी कुछ कर सकती हैं और उत्थान की ओर आगे बढ़ सकती हैं। शैक्षणिक स्तर की बात की जाए, आप जो बता रही थी आंकड़े, उसमें भी ये था कि हमारे यहाँ महिलाओं की जो खास करके बिहार में उच्च शिक्षा पहले तो, फिर उच्च शिक्षा जो है काफ़ी पीछे छूटी हुई है। इंडिया लेवल की बात भी करें, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ओवरऑल महिलाओं के उत्थान में, उनके विकास में? देखिए, शिक्षा वो कड़ी है जहाँ से, वो पहला दरवाज़ा है जहाँ से आपके अंदर जिज्ञासा जगती है कि हम और चीज़ों को जानें, हम अपने बारे में जानें, या देश दुनिया के बारे में जानें, या आसपास क्या हो रही है उसके बारे में जानें। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, अगर वो महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, तो जो उनके लिए पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो उनके लिए प्रोग्राम बन रहे हैं, जो उनके अधिकार हैं, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों से उनको वंचित रख रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वो उसके बारे में जान सके, वो उसके बारे में सीख सके। वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। और जो कुछ महिलाएं कोशिश भी कर रही हैं, तो उनको इतना सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने जो समुदाय है, वो समुदाय से बिल्कुल अलग दिख रही है, वो लड़ रही है अपने आप के लिए, तो वो उसमें शामिल ही नहीं हो पा रही है। तो आप देखेंगे कि ये पहला दरवाज़ा है जो कि किसी के लिए भी, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, आपको एक आईना दिखाता है कि आप अपने बारे में जानें, आप देश दुनिया के बारे में जानें, आप अपने अधिकारों के बारे में जानें। तो जब तक आप उसको शिक्षित नहीं करेंगे, वो इन चीज़ों से वंचित रहेगी, और जब तक वो शिक्षित नहीं होगी, इन चीज़ों से वंचित तो रहेगी, साथ ही साथ अपने पैरों पे खड़ा होने का जो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पायदान होता है महिला उत्थान में, वो तो कहीं पीछे ही छूट जाएगा। आर्थिक स्वावलंबन ना केवल उनको सोचने समझने की शक्ति देता है, बल्कि कॉन्फिडेंस देता है कि वो ज़िंदगी को अपने शर्तों पे जी सकती हैं, नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में अपने शर्तों पे जी सकती हैं, समाज में अपनी पहचान बना सकती हैं, देश की अर्थव्यवस्था में, सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन इससे आ सकता है, उनकी अपनी स्थिति के साथ साथ देश की स्थिति में भी परिवर्तन आ सकता है। पिंकी जी, हम जब बात कर रहे हैं आज के समय पे परिवर्तन आया है, महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं। 10 साल पहले या 11 साल पहले जब आपने काम शुरू किया होगा, आप इस फील्ड में आई होंगी, आपका कैसे इंटरेस्ट हुआ और आपके लिए क्या कितने चैलेंजेस रहे? मैं बिहार की ही बेटी हूँ, और मैं जिस परिवार या जिस माहौल से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे महिला शिक्षा को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो मैं अपने घर में पहली लड़की थी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और अच्छा। उसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा वो मेरी माँ का रोल रहा, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें गाँव में नहीं रहना है, क्योंकि गाँव में अगर वो रहते तो शायद आसपास का जो माहौल था वो उन्हें कभी वो मौका ही नहीं देता कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेज पाती। वहाँ से हम शहर आए, और शहर आने के बाद वो मुझसे ज़्यादा मेरी माँ को झेलना पड़ा कि अपनी बेटी को स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना। और वहाँ के बाद फिर 10वीं पास करने के बाद गांव से एक दबाव आने लगा, इसकी शादी करो, इसकी शादी करो, मगर वो हमेशा डटी रही। उसने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि जो ज़िंदगी मैंने जी है वो मैं अपनी बेटी को नहीं दूँगी। और वहाँ से वो स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ। मैं अपने गाँव में, अपने घर में पहली लड़की होंगी जिसने ग्रेजुएशन किया, जो विदेश जाकर के पढ़ाई करके आई और इस क्षेत्र में काम कर रही है। तो आप समझ सकती हैं कि मेरे से ज़्यादा सबसे पहला तो वो स्ट्रगल मेरी माँ को झेलना पड़ा, और मेरे लिए एक तरह से हम लोग गांव से पूरी तरह से कट चुके थे। गांव में हमारा जाना या वहाँ के किसी भी चीज़ में, क्योंकि उनके लिए था कि ये जो एक नॉर्मल लाइफ था वो नहीं कर रहे थे, वो उससे हट के कर रहे थे। हाँ, कि और अगर किसी एक की बेटी ये रास्ते पे चली गई तो बाकी की बेटियां ना बगावत करें या बाकी की माएँ ना उस तरह से करें। तो एक तरह से हमें कहीं ना कहीं गांव से पूरी तरह से हटा दिया गया, जो कि बाद में धीरे धीरे आज के परिवेश में, मैं कुछ वर्ष पहले जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ तो मैं गांव गई, तो वहाँ पे जो मुझे एक्सेप्टेंस मिला, शायद उनको रियलाइज़ करने में भी वो 15-20 ईयर्स लगे कि नहीं, शायद मेरी माँ ने जो निर्णय लिया वो गलत निर्णय नहीं लिया। आज वो फ़ख्र से कहते हैं हाँ ये इनकी बेटी है और ये इतनी अच्छी जगह पे काम कर रही है, और अपनी उन बेटियों के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बनी जी। तो बहुत आसान तो नहीं था सफ़र यहाँ तक का, लेकिन हाँ कम से कम ये है कि आज जब ये सफ़र पूरा हो गया तो कई ऐसी लड़कियाँ हैं या कई ऐसे माएँ हैं जिसके लिए एक उदाहरण ज़रूर है। जी।
जैसा कि पिंकी जी ने अपने बात जो अपना एक्सपीरियंस बताया उसमें उन्होंने एक बहुत आपने नोटिस किया होगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि वो ये स्टेप ले पाई, ये स्टेप तक पहुंच पाई क्योंकि वो उनकी माँ इनके पीछे खड़ी थी और उनकी माँ शिक्षित थी, कुछ पढ़ी लिखी थी। यानी कि शिक्षा जो है कहीं ना कहीं आपकी सोच को, समझ को परिपक्व करने में, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए शिक्षित होना, बच्चियों को शिक्षित करना बेहद ज़रूरी है। आपने लंबा सफ़र तय किया है, 12 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो भी बहुत, शुरुआत जो है वो काफ़ी कठिन रहा। तो 10 साल और आज जो महिलाएं काम करने के लिए फील्ड में आ रही हैं या महिलाओं की जो स्थिति है, क्या अंतर आप पाती हैं इन दोनों में? अभी मैं जिस संस्था के साथ जुड़ के काम कर रही हूँ, ये संस्था जो है वो पंचायती राज के साथ मिलकर काम कर रही है। और 2007 में जब ये लोग बिहार में पहली बार काम करना शुरू किए थे, उस समय पंचायती राज का पहला इलेक्शन होकर के और महिलाएं जीत करके आई थी, 50% सीट लेकर के आई थी। और उसी वक्त NHM भी आया था, नेशनल हेल्थ मिशन भी आया था, जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पे आशा का सिलेक्शन हुआ था। ICDS की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर चुन करके आई थी। तो वो जो 2006-07 का जो समय था, उसमें एक तरह से देखिए कि महिलाओं के लिए बिहार में क्रांति जैसा समय आया था। मगर वो क्रांति कहीं ना कहीं पुरुषों के पीछे थी। वो उसके आगे उसकी अगुवाई जो कर रहे थे वो पुरुष ही कर रहे थे। महिलाएं मुखिया तो बनी, महिलाएं वार्ड मेंबर बनी, आशा बनी, लेकिन इनका काम कौन कर रहा था? तो या मीटिंग्स में कौन आ रहे थे? तो महिलाएं आती थी, वो साइन करके और घर चली जाती थी, और ये पुरुष बैठते थे, आप हमें बता दीजिए, हम कर लेंगे, हमारी घर की महिलाएं नहीं बैठेंगी। लेकिन आज 2022 में जब हमारे साथ वही आशा है और पंचायत की दीदियां भी हमारे साथ हैं, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है कि नहीं, अब वो अपने हक को समझती हैं। वो भले ही वो सही से लिख नहीं पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, मगर उनको मालूम है कि ये मेरा मुझे मिला है, मैं जीत के आई हूँ, तो इसके लिए मीटिंग भी मुझे ही करनी होगी, इसके लिए बैठकों में भी शामिल मुझे ही होना होगा। तो परिवर्तन तो आया है महिलाओं में, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं, मगर वो थोड़ा स्लो है, इसको थोड़ा और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और वो तेज़ी कब आएगी? जब महिलाओं के अंदर वो जिज्ञासा जगेगी। अभी हो क्या रहा है कि हम और आप जा रहे हैं और उनको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि आपके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आपकी बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये उनको एहसास नहीं हो रहा है। उनके लिए लग रहा है कि नहीं, हम शादी करके आ गए हैं, ये मेरा घर परिवार है, इससे बाहर अब मेरा क्या है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा ख़त्म हो चुका है, यहीं तक है मेरी ज़िंदगी। लेकिन वो रियलाइज़ जब तक उनको नहीं होगा कि नहीं, तुम्हारी खुद की भी ज़िंदगी है, और तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, पूरा तुम्हारा जो भविष्य है, आसपास का जो माहौल है, वो बदल सकता है। तो वो परिवर्तन में अभी बहुत समय है, वो अभी आने में शायद समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। जी, परिवर्तन आने में समय लगेगा, लेकिन परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन दिख रहा है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गवर्नमेंट की तरह तरह की स्कीम्स, पॉलिसीज़, जो कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भी बनाई गई हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए भी बनाई गई हैं, ताकि वो प्रोफेशनली जो है प्रशिक्षण पा सके। साथ ही साथ उनको जॉब दिलाने के लिए, उनको जॉब में या व्यवसाय में जो लोन की ज़रूरत है उसके लिए सरकार की तमाम तरह की पॉलिसीज़ हैं जो सरकार ने प्रोवाइड कराई हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। पिंकी जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो तमाम तरह की स्कीम्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्कीम्स, और बहुत बेहतरीन स्कीम है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, महिलाओं के उत्थान के लिए फोकस्ड होकर, पिन पॉइंट होकर की गई स्कीम्स हैं, इनका लाभ महिलाएं उठा पा रही हैं या कहाँ रुकावट आ रही है? जैसा कि नो डाउट, जब 2006 से जब पंचायती राज में 2007 में पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन मिला, पुलिस की सर्विसेज में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिला, और उस तरीके से बहुत सारी योजनाएं आई हैं। और देखेंगे कि ये जैसा आपने कहा, ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं और महिलाओं को सेंटर में रख करके बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जिसको सेंटर में रख के बताया उसको मालूम भी नहीं है कि ये मेरे लिए है। जी, वो तो उसके जो जानकारी का एक आप देखेंगे एक फ़्लो है, राज्य से जो गांव स्तर तक जाना चाहिए, वो राज्य से जिला स्तर तक आकर के रुक जाता है, वो कभी भी उस घर तक, उस महिला तक पहुंच ही नहीं पाता है। अच्छा। और उस महिला उस घर तक पहुंचाने के लिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो जिसकी परिकल्पना बहुत महात्मा गांधी करके गए थे, और वो था पंचायती राज सिस्टम की। जो पंचायतों का जो प्लान है, पंचायतों का जो विकास है, वो वहीं से होना चाहिए, वो करके देंगे, उनको मालूम है उसके बारे में।
हाँ, क्योंकि मुझे अपनी समस्या मालूम है, मैं ही निदान कर सकती हूँ। मैं ही निदान, बिल्कुल। तो वो जीत के तो आ गए, लेकिन जीत के आने के बाद अभी भी जो उनका एक महत्वपूर्ण काम था कि सरकार और जो समुदाय के बीच का जो गैप है उसको वो भरे। आप देखेंगे कि अभी भी वो कुछ स्कीम्स तक सिमट के रह गए हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो क्षमता को कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। जो वो महिला या पुरुष जीत के आए हैं, वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, वो इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं है या इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी के करीब नहीं है या सूचनाओं के करीब नहीं है कि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र को उस तरीके से वो तैयार कर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है सरकार और समुदाय का, बता रही कि जो बहुत ये जो गैप आप बता रही काफ़ी लंबा गैप है, लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए हम ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी नज़र में ये कहाँ ऑब्स्टेकल है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्या वजह है? जो स्कीम इतनी बेहतरीन स्कीम्स हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई हो, उनके प्रशिक्षण से जुड़ी हुई हो, उनको व्यवसाय में ला के खड़ा करने के पीछे स्कीम्स तो कई तरह की है, कहाँ रुकावट है और कैसे पहुंचाया जा सकता है जन जन तक लाभ इसका? महिलाएं जो है उत्थान की उस सही मायने में कैसे बढ़ सकती हैं? सरकार को सबसे पहले तो कि एक जो उन्होंने हर डिपार्टमेंट से आप देखेंगे तो अभी एक फ्रंट लाइन वर्कर बना रखा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ICDS हो, चाहे वो एजुकेशन हो। हर विभाग से कोई ना कोई एक ऐसा बंदा है जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। अच्छा। अगर हम इनकी क्षमता विकसित करें कि जो भी स्कीम्स आ रहे हैं उसके बारे में वो ये इक्वली इन्फॉर्म्ड हो, इक्वली ट्रेंड हो कि कैसे ये एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज़ कर सके, तब जाकर के शायद जो ये जो गैप है इस गैप को हम भर सकें। क्योंकि सरकार या हम या आप वो हर घर तक नहीं पहुंच सकते, मगर उनकी पहुंच हर घर तक है। वो 500 के आबादी पे अगर आपको एक आदमी मिल रहा है जो हर घर के मेंबर्स को उसके नाम से जानता है, तो इससे बड़ा मेरे लिए टूल नहीं हो सकता कि जिसको मैं शिक्षित करूं, जिसको मैं वो स्किल्स दूं कि वो जाकर के हर घर को बता सके कि तुम्हारे घर में अगर 4 महिलाएं हैं या पुरुष हैं या बच्चे हैं तो कौन कौन से स्कीम के तहत तुम आते हो या ये स्कीम्स को तुम कहां से एक्सेस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो अपने फ्रंटलाइन वर्कर है या फिर पंचायती राज के जो आए हुए प्रतिनिधि, जीत के आए हुए प्रतिनिधि हैं, इनका क्षमता संवर्धन पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इनको एजुकेट और अवेयर जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा समुदाय जो है वो सशक्त होगा सेवाओं को लेने में। जी, बहुत सटीक तरह से पिन पॉइंट किया पिंकी जी ने कि कहाँ रुकावट है और कैसे इसका वे आउट हो सकता है ताकि जो स्कीम्स का लाभ है महिलाओं तक वाकई में पहुंच सके। पिंकी जी, एक हमने शैक्षिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे बात की, स्वास्थ्य के बारे में हम अब बढ़ेंगे क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है, अगर महिलाएं स्वस्थ नहीं होंगी तो वो बाकी सारे पहलू जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है कि अगर स्वस्थ नहीं रहेगा इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता है। और आपका तो विशेष एक्सपीरियंस है, आपका विशेष फील्ड ही है महिलाओं के जो हेल्थ है उसको लेकर। बिहार में क्या मेजर इश्यूज़ हैं वुमेन हेल्थ को लेके, बिहार में क्या इंडिया में भी अगर इन जनरल हम बात करें तो क्या मेजर इश्यूज़ हैं, कहाँ स्वास्थ्य में चूक दिखती है? जैसे कि आपने अभी कहा कि महिला का स्वास्थ्य जो है, एक महिला जो है वो उसके ऊपर घर के सारे सदस्य जो है वो निर्भर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना। तो अगर उस घर की महिला स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं वो पूरे घर का जो समृद्धि, जो विकास है वो रुक जाएगा। उसी तरीके से आप इसको देश और दुनिया से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो हमारे यहाँ जो कुछ चीज़ें हैं जिसमें से सबसे पहले तो किशोरावस्था में उनके खान पान पे विशेष ध्यान नहीं देना और किशोरावस्था को कंप्लीट वो आते आते उनकी शादियाँ कर देना, कम उम्र में शादियाँ कर देना, जल्दी जल्दी बच्चे होना और ज़्यादा बच्चे होना। तो ये कुछ ऐसे आयाम हैं, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि उसके जीवन के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड है जहाँ पे उसको लोगों की सहानुभूति की भी ज़रूरत है, उसको जानकारी की भी ज़रूरत है, उसको सेवाओं की भी ज़रूरत है, लेकिन ये कुछ भी उससे नहीं मिल रहा है। वो अपने लाइफ की ज़िंदगी के वैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करने जा रही है जो शायद एक महिला के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मगर वो अकेले कर रही है और बिना अपने शरीर को तैयार किए हुए कर रही है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि
खासकर परिवार नियोजन का। परिवार नियोजन में आप देखेंगे कि एक घर को, एक बच्चे को दुनिया में लाने के जितनी महिला जिम्मेवार है उतना ही वो पुरुष भी जिम्मेदार है। लेकिन जब उसको नियोजित करने की बात आएगी, जब ये बात आएगा कि नहीं अब मुझे 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, तो आप किसी भी पुरुष से बात कीजिए तो वो कहेंगे कि ये हमारा मुद्दा नहीं है। वो महिला 9 महीने अपने पेट में बच्चा रख रही है, हम तो नहीं रख रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि वो क्या करेगी। एक तो तुम अपनी महिला को बाहर निकलने नहीं देते, एक तो तुम अपनी महिला को आशा से मिलने नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो आकर के तुम्हारी महिलाओं को पता नहीं क्या समझा के जाएंगी। तो और उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारे घर का जो एक महत्वपूर्ण निर्णय है वो निर्णय वो खुद से ले ले, जो जिसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जब आप गाँवों में जाएंगे, और ख़ासकर जब मैं अस्पतालों में जाती हूँ, तो जब मैं महिलाओं से मिलती हूँ, 4-5 बच्चे को जन्म देते देते उनकी 24-25 वर्ष की हालत में ऐसी उम्र में ऐसी हालत हो जाती है, और वो ज़बरदस्ती आकर के सबसे लड़ करके और वो कहती है नहीं मुझे अब बच्चे नहीं चाहिए, और तब जा कर के वो बंध्याकरण करवाती हैं। और बंध्याकरण करवाने के बाद जो वो घर वापस आती है तब भी उसको वो जो मिलना चाहिए केयर या वो नहीं है। तो आप देखेंगे कि पूरी घर की जिम्मेदारी में घर संभालने से लेकर के उस बच्चे को पैदा करना और उस परिवार को नियोजित करना, ये सब कुछ हमने महिलाओं पे डाला, मगर उसको सहारा कहीं नहीं दिया, उसकी मदद कहीं नहीं की, पुरुष इसमें कहीं शामिल नहीं हुए। और ख़ासकर फैमिली प्लानिंग में आप देखेंगे कि जो भी सरकार ने जो भी सेवाएं दी हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा सेवाएं, कौन सी सेवाएं ली जाती हैं, तो वो है महिला बंध्याकरण। अच्छा। यानी कि सबसे ज़्यादा, अगर कोई स्पेसिंग की तो बात ही हम नहीं करते, डिलेइंग की तो बात ही नहीं करते। महिला शादी करके आई और 6 महीने के अंदर जल्दी से ढोल थाली बजना चाहिए कि भैया दादा दादी जो भी बनना है वो बन गई। और उसके बाद अगर वो खुदा ना खास्ता अगर पहला बच्चा बेटी हो गया तो फिर जल्दी से बेटा की तैयारी में वो लग जाती है, ये सोचे हुए कि ये पहला बच्चा उसका पलाया या उसका कैसा पोषण है नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बच्चे का महिला का भी शरीर तो मुझे लगता है तैयार नहीं रहता है तुरंत अगर दूसरे बच्चे की बात करें। लेकिन घर में उसको इज्जत पाने के लिए, घर में उसको वो इज्जत मिले, उसके लिए उसको बेटा चाहिए। क्योंकि वो अगर उसको बेटा हो जाएगा तो घर के लोग उसको इज्जत देंगे, घर का वंश वो आगे बढ़ाने वाले, तो उसको इज्जत मिलेगा। तो आप देखेंगे कि पूरे फैमिली प्लानिंग में हम ना तो डिलेइंग की बात करते हैं, जल्दी से 16 साल 17 साल 18 साल में लड़कियों को ब्याह के घर में ले आए, तुरंत बच्चे हो गए, और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी बच्चे, क्योंकि एक भी बेटा नहीं 2 बेटा चाहिए। अभी हमने कोविड के टाइम में कई रिसर्च किया, उस रिसर्च में जब महिलाओं से हमने बातचीत की कि कितना बेटा चाहिए, तो बोली कि 2 तो बेटा चाहिए ही चाहिए। तो क्यों 2 बेटा चाहिए? तो बोला कि देखिए ना अभी जो सिचुएशन है, अगर किसी एक को कुछ हो जाएगा तो एक तो जिंदा रहेगा ना, वो तो मतलब आप देखेंगे कि बेटियों को वो कहीं गिनते ही नहीं है, वो उनके बच्चे में नहीं आते हैं जी। वो उनकी बच्चों की संख्या में वो नहीं आती, वो बेटियां हैं। हाँ, और एक बहुत बढ़िया कहावत हमारे लिए है, खासकर अगर बेटियों की एजुकेशन की बात हम लोग करें तो बेटों को हम इन्वेस्टमेंट, बुढ़ापे का इन्वेस्टमेंट समझ के और उनको पढ़ाना लिखाना, वहीं पे बेटियों को हम समझते हैं कि हम दूसरे के खेत में पानी डाल रहे हैं। अच्छा। हाँ, चाइना का भी लगभग यही हाल देखेंगे, वहाँ पे भी जो बेटों की चाहत है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में एक बेटे की चाहत जो है वो बहुत हाई है, और वहाँ पे भी वही कहते हैं पड़ोसी का खेत जोतना, बेटियों को पढ़ाना, बेटियों को आगे बढ़ाने का मतलब है पड़ोसी का खेत जोतना, तो हम वो क्यों करें, हम क्यों नहीं बेटों में इन्वेस्ट करें। तो ये जो बेटा और बेटी के बीच का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं औरतों का की स्टेटस को पीछे ले जाने में जो है वो बहुत बड़ा एक रोल है, तो रोल है। और खासकर हमारे बिहार और भारत के जैसे जो देश है, यहाँ पे ये इतना ज़्यादा लोगों की मानसिकता में बैठा हुआ है कि इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं निकाल पाएंगे तो शायद ये जो गैप है, ये गैप को हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। यानी कि सोच पे पहरे, सोच पर काबू जो है वो पुरुष मानसिकता इस तरह से रखता है कि महिलाएं सोच ही नहीं पाती हैं कि हमारी ज़िंदगी बच्चे जन्म देने, शादी करना और बच्चे जन्म देने से ज़्यादा कुछ हो सकती है। लेकिन वक्त आ गया है कि हम महिलाएं खुद अपने लिए सोचना शुरू करें और खुद जागरूक हों, और इसके लिए शिक्षा तो अहम रोल प्ले करती ही है, जैसा कि हमारी बातचीत भी हो रही थी। और भी जो पहलू हैं जिन पे हमने बातचीत की, उम्मीद करते हैं कि आप उसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। पिंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य वक्त दिया हमें। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो बातचीत की उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे, जरूर जागृत होंगे और अपने लिए सोचना शुरू करेंगी महिलाएं भी, और हमारा जो पुरुष वर्ग है वो भी अपने समाज में की बेहतरी के लिए, महिलाओं को उत्थान के लिए जो हमने विषय पे जो बातचीत की उसका लाभ जरूर उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा आज का अंक। और भी किसी विषय पे आप बातचीत चाहते हैं या कुछ सुझाव है आपके, तो आप हमें ज़रूर लिखें, और इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है
कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल आईडी पे भी लिख सकते हैं directorddkpatna@gmail.com। अगले अंक में एक ऐसे ही अहम विषय के साथ और एक ऐसे ही अहम गेस्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।